यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 के पेपर्स की। तो एक ही क्लास में मैं आज कोशिश करूंगी कि आपको एक ही क्लास में जो तीनों पेपर सॉल्व करवा दूं। 2023 के तीनों पेपर है जो एक ही क्लास में सॉल्व करवा दूं, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश में जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में भी आता है। और मैं बता दूं कि जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है एमपी ग्रुप 5 का, उनके लिए पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हैं। तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। आपके लिए अभी बम्पर और सुनहरा मौका भी चल रहा है। पीडीएफ लीजिए, पढ़िए और आपको एक ही सिंगल पीडीएफ से 1700 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके नर्सिंग के ही, जो आपने अभी तक पेपर कंडक्ट करवाए हैं एमपी व्यापम ने, जो एमपी की मेडिकल कॉलेजेस हैं। क्योंकि व्यापम के थ्रू जब आप एग्ज़ाम दे के जाते हैं, पोस्टिंग आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ही होनी है। तो सभी पेपर आपको है जो अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल है जो 17 पेपर रहेंगे। और जो भी लोग पेपर ले चुके हैं मैं उनको बता दूं, एमपी ग्रुप 5 के जिन्होंने भी पेपर लिए हैं, 2023 के पेपर के फॉर्मेट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि पेपर्स का प्रिंट आपको उतना सही नहीं था। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, जिन भी लोगों ने पेपर लिया हुआ है तो उनको मैं इस प्रिंट का है जो पेपर्स भेज दूंगी। जो 3 पेपर हैं वो मैं आपको भेज दूंगी। 100 पेज की पीडीएफ रहेगी ये सेपरेट, वो आपको भेज दी जाएगी। तो जो भी लोग ये पेपर्स लेना चाहते हैं उनके लिए पेपर्स अवेलेबल हैं ओनली 199 रुपीज़ में। 17 पेपर हैं, साथ में आपको 13 सीरीज़ हैं जो ओबीजी की ऐड कर दी गई हैं, तो आपको वो भी है जो मिल जाएंगी। और जो भी लोग बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स भी आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और ट्यूसडे वेडनेसडे तक में भी 28 जनवरी और 29 जनवरी तक आपको एएनएम की, एमपीएचडब्ल्यू की, ऑल इंडिया एम्स के लिए हर एक एएनएम एग्ज़ाम के लिए बुक आ जाएगी। तो वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल करवाई जाएगी 29 जनवरी या फिर 28 जनवरी को। बुक ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, बस उसको है जो एक बार रीड आउट करना बाकी है, तो वो हो जाएगा। वैसे ही आपको बुक अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स एनिमल सेल्स। तो इनमें से कौन है जो पशु कोशिकाओं को जोड़ता है। आई होप सो कि आपको ये वाला प्रिंट है जो प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। इसको मैं और जूम करूंगी तो आप ही को दिक्कत होगी। कौन है जो पशु कोशिकाओं को जोड़ता है। डेस्मोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन इसको जोड़ने का काम करता है। आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर है जो मार्क करते जाए। कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करता है। डेस्मोसोम। कौन करेगा। डेस्मोसोम्स। आई थिंक ये आपको ज़्यादा है जो ये पेन ज़्यादा बेटर हो। यस, तो डेस्मोसोम क्या करेगा, पशु कोशिकाओं को जोड़ने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। कौन से ऊतक हैं जिनमें पुनर्जनन की सर्वाधिक क्षमता होती है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। तंत्रिका ऊतक कौन से टिश्यू हैं जिनमें पुनर्जनन क्षमता है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो पुनर्जनन क्षमता मतलब यहाँ पर रीजनरेट होने की क्षमता। यदि हमारे बॉडी में बात करें तो सबसे बेस्ट किसकी होती है, लिवर सेल्स की। किसकी होती है, लिवर सेल्स की। अब यहाँ पर टिश्यू पूछे हैं तो वो कौन से टिश्यू होंगे, वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू या फिर उपकला ऊतक, जिनमें रीजनरेट होने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी में बात करें तो लिवर। यदि किसी एनिमल्स में बात करें तो यदि मान लीजिए छिपकली को देख लीजिए, छिपकली की पूंछ काट के अलग कर दी जाए, बट आप उसी छिपकली को 15-20 दिन बाद देखिए, छिपकली की पूंछ दोबारा बन जाएगी, मतलब रीजनरेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल। तो हमारे शरीर में, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 18, 20, 22 या फिर 24 कितनी होती हैं। कई बार आपको पढ़ाया भी गया है। हमारे शरीर की खोपड़ी में ह्यूमन स्कल जो बोन है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं टोटल 22 हड्डियाँ। कितनी, 22 हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द शोल्डर एंड हिप जॉइंट। कौन सा जोड़ कंधे और कूल्हे के जोड़ों को सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो शोल्डर और हिप जॉइंट है वो कौन से, पाइवॉट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से हमारा जो
हिप बोन के जो जॉइंट्स हैं, हिप के और शोल्डर के, मैंने आपको बताया था एक तरीके के बॉल है, किसी सॉकेट में जाके फिट हो जाए, उस तरीके के जॉइंट्स हैं। कैसे? बॉल और काइंड ऑफ सॉकेट टाइप के जॉइंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जॉइंट्स अलाउ फॉर फ्री मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड ऑफ बोन। तो यहाँ पर कौन से समूह के जोड़ हड्डी के दो या दो से अधिक विशिष्ट सिरों के बीच मुक्त गति की अनुमति देते हैं? डायथ्रोसिस, टेंडन एंड टीबिया, सेंथ्रोसिस या फिर लिगामेंट एंड फीमर, कौन देते हैं? तो स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए जो दो या दो से ज़्यादा हड्डियों के बीच में फ्री मूवमेंट के लिए काम करते हैं, वो कौन से जॉइंट्स हैं यहाँ पर? वो होते हैं डायथ्रोसिस। कौन से? डायथ्रोसिस जॉइंट्स, जो दो या फिर दो से ज़्यादा हड्डियों के लिए मूव करने में हेल्प करते हैं। वो कौन से जॉइंट हैं यहाँ पर? वो है डायथ्रोसिस जॉइंट्स। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे नी के यहाँ पे हो गया, कहाँ पे हो गया? इनको साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। ये कहलाते हैं डायथ्रोसिस जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर है? जैसे जनरली शोल्डर हो गया, हिप हो गया, नी हो गया, एल्बो, एंकल, रिस्ट, फिंगर्स, तो ये बोन्स दो या दो से ज़्यादा बोन्स यहाँ पे होती हैं, इनको मूव करने में जो हेल्प करते हैं डायथ्रोसिस जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फर्स्ट सेरेब्राई विच डेवलप्स फ्रॉम द ड्यूरा मैटर? किस में फाल्क सेरेब्री है जो ड्यूरा मैटर से विकसित होती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर सब ड्यूरल एंड एपिड्यूरल स्पेस, किस में है? एक है सेरिबेलर और एक है सेरिब्रल, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में। कहाँ पर है? तो ये होता है जनरली कहाँ पर? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। कहाँ पर? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी? तो हमारे शरीर में एज अ चौकीदार की तरह काम, संक्रमण से बचाने का काम कौन करती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो हमारे शरीर को संक्रमण से प्रोटेक्ट करने का जो काम करती हैं, एज अ गार्ड का काम करती हैं, वो करती हैं डब्ल्यूबीसी। जैसे ही हमें कोई इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का लेवल है जो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज, गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? आप ये पेपर को है जो एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि जो सिलेबस है एज पर आपका प्रीवियस सिलेबस से पूरा मैच करते हुए कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में कि ट्रैकिया में? तो ये सबको पता है गैसों का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो होता है एल्वियोलाई में। और यही एल्वियोलाई में पानी भर जाता है निमोनिया के टाइम पर, जब ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्लूरल सेक्स? कौन सा है जो यहाँ पर, कौन सा सेंट्रल कंपार्टमेंट है जो दो प्लूरल सेक्स के बीच में होता है? थोरेसिक कैज, हीलियम, प्लूरा या फिर मीडिया स्टेनम? क्या है जो दो प्लूरल सेक्स के बीच में होता है? ये क्या है? मीडिया स्टेनम। क्या है? मीडिया स्टेनम। तो आपका आंसर क्या होगा? मीडिया स्टेनम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो ट्रैकिया है, डायफ्राम है जो एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करने का काम कर, एब्डोमिनल थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। लंग्स भी हैं, बट किडनी नहीं है, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो आंसर आपका क्या होगा? किडनी रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन सी गैस है जो रिलीज होती है? ध्यान से देखिए, रिलीज होना कहा गया है। ऑक्सीजन तो आप क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। जो गैस एक्सहेल करते हैं वो पूछिए।
तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी एल्वुलाई आर थॉट टू बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स एज अ होल। तो हमारे जो फेफड़ों में टोटल, जो हमारे फेफड़ों में एक पूरे जीवन काल में कितनी एल्वुलाई मौजूद होती हैं? 1 बिलियन, मतलब 1 अरब 800 मिलियन या 500 मिलियन या 1500 मिलियन, कितनी होती हैं? 1 अरब 800 मिलियन, 500 मिलियन, कितनी होती हैं टोटल? 500 मिलियन। कितनी? 500 मिलियन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलिन रिलेटेड फंक्शन। तो यहाँ पर इंसुलिन से रिलेट करता फंक्शन कौन सा नहीं? इंसुलिन जो एक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ऑप्शन में है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस। 4 ऑप्शन है। इंसुलिन रिलेटेड फंक्शन नहीं है तो वो ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। बाकी सब हैं। जो भी लोग इन पेपर्स को एज अ PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहता है तो PDFs आपको परचेस करनी पड़ेंगी। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके इन PDFs को ले सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से क्या है जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग नहीं करेगा? ओवरी करती है, यूट्रस करेगा, फैलोपियन ट्यूब करेंगी, बट जो वास्ट डिफरेंसेस है मेल का है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। किसका है? मेल का है। यहाँ पर आपको पेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर में ऑर्गन बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। यदि ओवरी की बात करें तो ओवरी रहेगी, यूट्रस नहीं रहता है। तो यहाँ पर यदि पेयर में पूछे तो वो क्या है? ओवरी। और चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, तब आप कहिएगा यूट्रस। क्लियर? नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन के लिए कहें तो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। तो कौन से हार्मोन है यहाँ पर? क्या है? कौन से हार्मोन हैं जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन इंसुलिन या फिर एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन। कौन से हार्मोन है जो इनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन क्या हो? बढ़े। तो ये काम करते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। कौन करेंगे? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द थिंग दैट गिव्स नरिशमेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जीवन की वृद्धि रखरखाव के लिए आवश्यक पोषण देने वाली वस्तु क्या है? हमारे लिए जो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है वो क्या है? बैलेंस्ड डाइट, कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस्ड डाइट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट या फिर कैलोरी। क्या है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी? तो वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन इज which of the following chemicals is an essential component of bleach, a household cleaner that kills bacteria, fungi and virus। तो ब्लीच में जो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं जो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को मारने का काम करेगा, एज हाउस क्लीनिंग में हम बहुत यूज़ करते हैं। तो इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, एथिलीन ऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट या फिर इथाइल एल्कोहल। कौन सा है जो इसका मेन कंपोनेंट होगा? तो वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो जनरली यदि कोविड के पेशेंट का जो यदि आपको लिनेन क्लीन करना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए भी एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोएस्ट चांस टू जनरेट बायोमेडिकल वेस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे कम मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट बनता है? हॉस्पिटल में बहुत बनता है, क्लिनिक्स में भी होता है, लेबोरेटरीज में भी होगा,
कि एग्रीकल्चर लैंड में होगा, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड में है जो बायो मेडिकल वेस्ट है जो नहीं होगा, वहाँ पर एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा। हॉस्पिटल में बनता है, क्लिनिक में भी बनेगा, लैब में भी बनेगा, बट एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोएस्ट चांस है, मतलब लोएस्ट चांस कहाँ पे होंगे, एग्रीकल्चर लैंड में, तो कृषि वाली भूमि है वहाँ पर। नेक्स्ट वन, व्हेन डज द मोस्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अकर इन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम में। तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक उत्पन्न कब होती है, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज, फर्स्ट फेज या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम में जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है वो होता है सेकंड फेज में। कब, सेकंड फेज में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, which of the following processing techniques involve quickly heating food to a high temperature to lower the risk of food poisoning। तो कौन सी मेथड यहाँ पे अपनाई जाती है कि हाई टेम्परेचर पे फूड गर्म करो, देन सडनली है जो फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए लोअर पे इसको क्या कर दो, उच्च तापमान पर जल्दी से गर्म करना शामिल है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग, ओमेक हीटिंग, रेडिएशन या फिर पास्चराइजेशन। सबको पता है हाई टेम्परेचर पे फूड को गर्म करने की प्रोसेस किसके उसमें आती है, वो आती है पास्चराइजेशन में। किसमें, पास्चराइजेशन में। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेडिकल कंडीशन आर ट्रीटेड विथ फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी में कौन सी मेडिकल कंडीशन ट्रीट की जाती है, साइनोसिस, एक्जिमा, डायरिया या जॉइंटिस, सबको पता है फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए यदि बिलीरुबिन का लेवल हाई हो गया हो, मतलब कि जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड अ वेस्ट रिमूवल सिस्टम फर्स्ट इमर्ज। किस शहर में कचरा हटाने की प्रणाली सबसे पहले उभरी, एथेंस, लाहौर, पेरिस या फिर लंदन में। तो सबसे पहले कचरा हटाने वाली जो प्रणाली है वो निकली थी एथेंस में। कहाँ पर, एथेंस में, जो कि एक यहाँ पर सिटी है। तो सबसे पहले इंडिया की तो नहीं है, कोई दूसरे ही देश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कचरा हटाने की जो प्रोसेस स्टार्ट की गई थी वही थी एथेंस में। नेक्स्ट वन, इम्यूनोसप्रेसेंट सच एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड बाय रेसिपिएंट। तो कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि यदि किसी पर्सन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट ना करे। जो रेसिपिएंट है, यदि किसी डोनर ने ऑर्गन दिया, कुछ भी यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उसको रिजेक्ट ना करे, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो कॉमन क्या होगी यहाँ पर, थ्रोम्बिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्प्रिन या फिर सोडियम बेंजोएट। तो कॉमनली हम बात करें तो वो होती है साइक्लोस्पोरिन। क्या है, साइक्लोस्पोरिन दी जाती है ताकि प्रिवेंट कर सकें हम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट होने से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स द लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन बट श्रिंक्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय फैट एज प्यूबर्टी अप्रोच। कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, बच्चों में तो बड़ी होती है बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्यूबर्टी में जाते हैं तो इसके चारों तरफ है जो फैट पड़ जाता है। कौन सी ग्रंथि होगी वो, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है जो क्या है, बच्चों में तो छोटी है, सॉरी बच्चों में बड़ी है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्लैंड क्या हो जाती है, बड़ों में। एक तरीके से हम बात करें, बड़ों में क्या होती है, धीरे धीरे है जो ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं होती है बट छोटी रहेगी, तो वो होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है, वो होती है थाइमस ग्लैंड। और जैसे ही जैसे एज बढ़ती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही हिस्सा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये श्रिंक हो जाती है। तो क्या है, थाइमस ग्लैंड, जो एक लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट वन इज, both B and T lymphocyte are created in the bone marrow but only the T lymphocyte move to and mature in which of the following places। तो T lymphocyte B lymphocyte दोनों का क्रिएशन कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में, लेकिन T lymphocyte मूव हो जाती हो, मैच्योर कहाँ पे होंगी, स्प्लीन में, थाइमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड में। तो जैसा मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो
दोनों जो ग्लैंड है थायमस और थायराइड, थायराइड नेक के यहाँ पर रहेगी, थायमस उसके थोड़ा सा बिलो रहेगी। तो यहाँ पर थायमस ग्लैंड में क्या होगा, टी लिम्फोसाइट मूव होके जाएंगे और वहाँ पर उनका मैच्यूरेशन होगा। और थायमस ग्लैंड क्या करती है, एज अ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल होने वाला एक ऑर्गन की तरह भी काम करती है। तो यदि बी और टी लिम्फोसाइट्स बन गई बोन मैरो में, लेकिन मूव होकर टी लिम्फोसाइट कहाँ चली गई, थाइमस में, जहाँ पर इनका क्या हुआ, मैच्यूरेशन हुआ, प्रॉपर है जो और डेवलप हुई। नेक्स्ट वन, एज अ सर्टिफाइड वोकेशनल नर्स you notice that the patient who is scheduled for surgery does not comprehend in doctor's earlier explanation of the procedure. The client appeared concerned and asking numerous questions about the risk. Which of the following would be the best course action for you? यहाँ पर किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, डॉक्टर ने जो चीज़ बताई उसमें वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज है कि आपसे बहुत क्वेश्चन कर रहा है। तो एज अ नर्स आपको क्या करना है, give the patient a brief explanation of the surgery procedure and risk, stop the operation, to learn more about the surgery process and its risk, ask your supervision RN या फिर inform the doctor। ऐसे केस में आपको इवन आइडिया है, बट यदि आपके पेशेंट के मन में हजारों डाउट्स हो रहे हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि जाइए आपके जो सर्जन हैं उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यदि इनकेस कुछ भी होता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लीगल एक्शन होगा वो आप पर होगा। यदि आफ्टर दैट सर्जरी के बाद आपके मरीज को कुछ हो गया तो वो बोल देगा भाई मुझे इस नर्स ने तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करी थी बट इसकी जगह कुछ और हो गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड एन LVN or LPN consider when deciding whether to purchase personal professional liability insurance when employed by healthcare organics professional liability insurance। पेशेवर देयता बीमा के साथ स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा नियोजित होने पर व्यक्तिगत पेशेवर देयता बीमा खरीदने का निर्णय लेते समय किन कारणों का है जो आपको ध्यान रखना है। The possibility that the organization will sue the nurse in relationship, the nurse professional liability insurance premium, the amount and type of coverage provided by the healthcare organization, the number of hours worked as well as the nature of the nursing work। तो जब भी आप एज अ नर्स है जो काम करते हैं कहीं पर भी, तो जो आप अपना इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं उसमें है जो एक इंश्योरेंस भी शामिल होता है, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस है जो। तो यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय क्या ध्यान में रखना है कि जो पॉसिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, किसी नर्स को है जो किसी लीगल उसमें ना फंसा दे, तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना होगा। पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल स्यू द नर्स इन रिलेटलाइजेशन, यदि कुछ गलत होता है तो नर्स पर है जो मुकदमा भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, which of the following must the nurse keep in mind when entering notes for a client during and after the shift। एज अ नर्स जब शिफ्ट ख़त्म होती है, शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर माइंड में क्या चीज़ें रखनी है। टू इंश्योर दैट ऑल असाइंड क्लाइंट रिसीव केयर, चार्टिंग मस्ट बी एज अ ब्रीफ एज पॉसिबल। हॉस्पिटल प्रिफर्ड फॉर्मेट सच एज SOAP और PI must be followed। If a nurse is called to court, the chart may be the only evidence he has to support the care she provided। At least once an hour during the shift, client must be assisted, their care documented। तो यहाँ पर एज अ नर्स जब आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है या स्टार्ट होती है आफ्टर द शिफ्ट, जब भी आप क्लाइंट्स के साथ है जो है, और आफ्टर शिफ्ट के बाद है जो आप किसी और को शिफ्ट हैंड ओवर करके जाते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप जब 2 बजे अपनी ड्यूटी छोड़ रहे हैं, शिफ्ट ओवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको चीज़ें लिख के रखनी है, क्योंकि इनकेस कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपके पास एक लौता डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो आपको बचाने का काम कर सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब हाउ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइन एंड अदर स्टाफ डिपार्टमेंट। एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि MP ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में आपको मैनेजमेंट IEC है जो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मे भी 15 क्वेश्चन तक आते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगी
कि जो भी लोग एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, यदि आपके पास एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस पेपर्स अवेलेबल हो जाएं तो आप उनको एक बार लगा लीजिए, स्पेशली मैनेजमेंट वाला पोर्शन। और आपको मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो एग्ज़ाम में आता है, स्पेशली ग्रुप 5 में, वो किसी भी बुक्स में, चाहे आप कोई सी भी बुक्स खरीद लो, उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव है? असेसिंग, अप्रेजिंग, ऑडिटिंग या फिर चेकिंग। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मतलब जहाँ पर एक तरीके से हमें कह सकते रिक्रूटमेंट वगैरह चलती है, इन सब के लिए प्रॉपर तरीके से जो निगरानी रखी जानी, इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है? एक ऑडिटिंग होती है। क्या होती है? ऑडिटिंग होती है। नेक्स्ट वन, एज द वर्ल्ड इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जैसा कि दुनिया का तात्पर्य है, कौन कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? लेबर प्रॉब्लम, लेबर स्ट्राइक, लेबर का टर्नओवर या फिर ट्रेड यूनियन। तो जो क्या रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयज़ को, लेबर को, कौन, जो कर्मचारियों को किस तरीके से चेंज किया जा रहा है? तो लेबर टर्नओवर में। किस में होगा? ये होगा लेबर टर्नओवर में। नेक्स्ट वन, which of the following is the systemic problem solving approach to providing individualized nursing care? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कौन सा है? नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट या फिर नर्सिंग मेथड। बहुत इजी क्वेश्चन है आपकी। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया। यदि किसी के पेशेंट की आपने केयर की तो आप एनसीपी ज़रूर बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? नर्सिंग केयर प्लान। क्या चीज़ें चेक किया आपने, क्या उसका डायग्नोस हुआ था, किस बेस पे आपने उसको केयर की। तो यहाँ पर सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या कहलाता है? एनसीपी और नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, which of the following is not currently adding valuable written information to health care record? तो यहाँ पर क्या है जो ऐड नहीं किया जाता हेल्थ केयर रिकॉर्ड में? रिकॉर्डिंग, चार्टिंग, डेटा एंट्री या फिर डॉक्यूमेंटिंग। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, चार्टिंग भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, लेकिन डेटा एंट्री है जो इसका पार्ट नहीं होगा हेल्थ केयर रिकॉर्ड का। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू द एनवायरनमेंट टू अ ससेप्टेबल होस्ट। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से यदि किसी को ससेप्टेबल होस्ट है, मतलब कि यहाँ पर उम्मीद है, तो यहाँ पर वो एक एजेंट क्या होगा? करियर, रिजर्वर, वेक्टर या फिर व्हीकल। वातावरण से आपकी बॉडी तक है जो, यदि आप वीक हैं तो वहाँ तक आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर करता है तो किसी मोड के थ्रू जाएगा, वो कहलाता है व्हीकल। क्या होगा? व्हीकल। यदि आपको अपने घर से है जो कुछ बुक्स मंगवानी है या पीडीएफ मंगवानी है, उसके बीच में पीडीएफ लेते हैं तो व्हाट्सएप है जो एज अ व्हीकल का काम करेगा आपको। डीटीडीसी, पोस्ट ऑफिस आपको व्हीकल का काम करेंगे। सेम एज यहाँ पर भी वही है। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इंसेक्ट और एनिमल एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी इन अ डिसीज इट इज़ रिफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इंसेक्ट और एनिमल है जो, इंसेक्ट है जो, एनिमल है, मध्यस्थता का काम करेगा, तो क्या? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट या फिर वेक्टर बॉर्न। कहलाता है वेक्टर बॉर्न। क्या होगा? वेक्टर बॉर्न। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू द ओरल फीकल रूट, सेक्स एंड वाटर। तो ओरल फीकल रूट से क्या फैलेगा? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। सबको पता है हेपेटाइटिस ए एंड डी फीको ओरल रूट के थ्रू है जो फैल सकते हैं। फीको ओरल रूट के थ्रू क्या जाएगा? हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट वन, which of the following factor is not associated with an increased risk of being overweight or obese? तो यहाँ पर क्या रिस्क फैक्टर नहीं है जो ओबेसिटी या ओवरवेट के लिए रिस्क फैक्टर का काम करेंगे? लैक ऑफ स्लीप, बर्थ वेट, डाइटरी पैटर्न या फिर एग्जॉशन। कौन सा कारक अधिक वजन या मोटापे के बढ़ते जोखिम से नहीं जुड़ा है? यदि आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं तो और कौन रिस्क फैक्टर का काम नहीं करेगा? डाइटरी पैटर्न ने करेगा, खाली या तेल का तला भुंजा। बर्थ वेट भी करेगा यहाँ पर, लैक ऑफ स्लीप भी करेगा, लेकिन एग्जॉशन क्या है? एग्जॉशन इसका हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर?
ये देखिए यहाँ पर काइंड ऑफ आयुर्वेदिक का है जो क्वेश्चन आ गया कि कौन से पौधे के पत्ते हैं जो या पौधे को बीपी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सर्पगंधा, बबूल, जामुन या तुलसी। तो ये जो प्लांट होता है सर्पगंधे का पौधा। किसका? सर्पगंधे का पौधा। नेक्स्ट वन, जामुन है जो जनरली डायबिटीज़ वालों के लिए यूज़ की जाती है। तुलसी सर्दी जुकाम वालों को किया जाता है। बबूल दांतों वाले के लिए मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजिंग इंडियाज पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। कौन सा है जो कारक भारत की जनसंख्या विस्फोट का कारण बना है? हमने 12th में बहुत है जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन पे निबंध लिखे हैं, वही है। तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन का रीज़न क्या है? क्लाइमेट है, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट है, इलिटरेसी है या फिर एरिया है। तो भारत में जनता बढ़ने का रीज़न है इलिटरेसी, मतलब निरक्षरता। सबसे साक्षर स्टेट की बात करें तो केरल हो जाता है, सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार हो जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट में गरीबी के साथ साथ निरक्षरता भी एक है जो मेन रीजन बना हुआ है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। फिर से है कि जनसंख्या विस्फोट का मेन रीजन क्या है? एक्सीलेंट वर्क एनवायरनमेंट, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर आउटपुट, एक्सीलेंट मेडिकल केयर या फिर फ्यूअर बैटल्स एंड वॉर्स। तो जनता इस कारण अब पूरे वर्ल्ड में पूछा है, कहाँ पूछा है? पूरे विश्व में पूछा है। यहाँ पर इसके पहले क्या था? इंडिया में जनता बढ़ने का रीज़न। इंडिया में जनता बढ़ने का रीज़न तो इलिटरेसी हो गई, निरक्षरता हो गई। अब विश्व में जनता बढ़ने का रीज़न हो गया कि अच्छी भाई मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कोई बीमार वगैरह होगा तो उसको बचा लिया जाएगा। तो ये भी एक पूरे विश्व में है जो रीज़न हो गया। याद रखें, प्राइमरी कॉज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन में विश्व जनसंख्या विस्फोट का रीज़न क्या है? मेडिकल केयर प्रॉपर होना। भारत में बात करें तो इलिटरेसी, पॉवर्टी ये सब हो जाएंगे, बट मेन होगा इलिटरेसी। नेक्स्ट वन, द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और 10 अक्टूबर को हम हर साल मेंटल हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम द इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च इन 1952। 1952 में एक प्रोग्राम आया था, भारत सरकार लाई थी रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो वो प्रोग्राम क्या था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम 1952 में आया था रूरल डेवलपमेंट के लिए वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट वन, विच इंसिडेंट लेड टू द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज लॉन्चिंग फैमिली प्लानिंग इनिशिएट्स। तो कौन सा देश कब है जो फैमिली प्लानिंग इनिशिएट्स लिया गया था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन टू इंडिया, आफ्टर अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव के लिए जो प्रोग्राम लाया था। क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आया था भारत, एक ऐसा पहला देश है। तो वो यहाँ पर जो भारत में पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाने वाला देश था, ये आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 2025 तक है जो फर्टिलिटी रेट को 2.1 करने का टारगेट रखा है, अभी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम होते हैं, इनका मेन है जो फोकस किस चीज़ पे रहेगा? कपल्स इन द फर्टाइल एज, मेल्स आफ्टर द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12, वुमेन आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज। अब देखिए चारों ऑप्शन देखिए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कपल्स जो फर्टाइल एज में होंगे 15 से 45 साल तक के, इन पे मेन फोकस किया जाता है। एलिजिबल कपल कहलाते हैं, फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। मेल आफ्टर द फर्टाइल एज, क्या एक सिंगल मेल फैमिली बना सकता है? नहीं। न चिल्ड्रन, ना एक सिंगल वुमन, कपल्स चाहिए हैं, मेल फीमेल 15 से 45 साल की एज के जो प्रजनन क्षम उम्र के जोड़े हों वो। सिंगल मेल का कोई काम नहीं, सिंगल फीमेल का कोई काम नहीं, ना सिंगल बच्चे को टारगेट किया जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में मेन प्राइमरी फोकस होता है एलिजिबल कपल पर, और वो किस तरीके से फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपनाते हैं। जो अपनाने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी फैमिली प्लानिंग मेथड्स से डर लगता है, किसी किसी को अनकंफर्टेबल होते हैं, तो एक्सेप्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू आउट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड इज बेस्ड एट द स्टेट कैपिटल। ये देखिए कौन सा संगठन है जो सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रभाग के रूप में कार्य करता है, और जो एक हर एक स्टेट में प्रेजेंट भी है। स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, नेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, इंटरनेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। यहाँ पर ये देखिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का स्टेट में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट का है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को लेके इनिशिएट्स अलग अलग तरीके से नए नए छोटे छोटे इनिशिएट भी लाए जाते हैं, तो डिपेंड किस पे करता है, स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो पर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन जननी सुरक्षा योजना। JSY स्कीम है जो इसका मेन टारगेट क्या होता है, हॉस्पिटल में डिलीवरीज करवाना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, लो परफॉर्मिंग स्टेट है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उनको इंसेंटिव देना, आशा वर्कर को और जो डिलीवरी हुई है उस लेडी को। इसका मेन जो फोकस होता है, प्राइमरी गोल होता है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वही है कि लोअरिंग न्यूनेटल एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, टू गिव विडो वुमेन पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन है, होमलेस पीपल शेल्टर। सीधा सा है जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब होती है माँ, सुरक्षा मतलब उसको बचाने का, और योजना मतलब योजना हो गई। तो JSY स्कीम का मेन एम होता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। क्यों? ताकि माँ और बच्चे दोनों की जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट वन इज which of the following minerals is most commonly deficient in patient with goiter and is enlarged thyroid gland। तो यहाँ पर कौन सा है जो खनिज की कमी होने के कारण थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, गोइटर होने के चांस, गोइटर है साथ में जो थायराइड ग्लैंड बढ़ सकती है। आयरन तो एनीमिया में होगा, किसमें, एनीमिया में, ये होगा आयोडीन। क्या होगा? ये होगा आयोडीन। कैल्शियम हड्डियों से रिलेट करती प्रॉब्लम में होगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये बोन्स से रिगार्डिंग है, किसके, बोन्स के है। टिटेनी हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई तो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इन ल्यूकेमिया पेशेंट वुड सजेस्ट दैट कैंसर इज स्प्रेड टू द ब्रेन। ल्यूकेमिया के मरीज में, मतलब ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में कैसे पता चलेगा कि जो कैंसर है ब्रेन तक पहुँच गया है। हेडेक, नोसिया से, टैकीकार्डिया, एजिटेशन से, एंजियस एंड हाइपर विजिलेंट बिहेवियर, हार्ट रेट एंड BP आर बोथ एलिवेटेड। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों बढ़ी हुई है, पल्स रेट और BP दोनों बढ़े हुए हैं, या बिहेवियर चेंजेस से, टैकीकार्डिया, एजिटेशन से, या फिर हेडेक, नोजिया से। तो यदि ल्यूकेमिया का केस है, ब्लड कैंसर का केस है और ये ब्रेन तक पहुंच गया, मतलब सिर दर्द होगा और उल्टी टाइप जी मचलाना भी फील होगा। नेक्स्ट वन, which of the following would you see in a child who has been diagnosed with laryngotracheobronchitis। यदि एक बच्चा है जिसमें लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, मतलब लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका से तीनों में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ है, क्या देखने को मिलेगा? प्रीडोमिनेंट स्टेरॉयडल और इंस्पिरेशन, प्रीडोमिनेंट एक्सपिरेटरी वीज, हाई फीवर, या फिर स्लो रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर स्टेरॉयडल मतलब घुरकने टाइप की है, जो एक साउंड है जो आपको जब उस सांस लेगा उस दौरान सुनाई देगा। लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, लैरिंगो मतलब लैरिंग्स, ट्रैकियो मतलब ट्रैकियो, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाइटिस मत जुड़ गया तो तीनों में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज which of the following symptom would a nurse look for a child who has coarctation of the aorta। कोरेक्शन ऑफ द aorta वाले मरीज में क्या देखने को मिलेगा? पावरफुल पैडल पल्सेस, रिड्यूस्ड कैरोटिड पल्स, नॉर्मल फीमोरल पल्स, या फिर आर्म्स विथ बाउंडिंग पल्सेस, क्या देखने को मिलेगा? तो कोरेक्शन ऑफ aorta वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा आर्म्स विथ बाउंडिंग पल्स। क्या है?
arms with bounding pulse. Next one, a baby who has recently been identified as having congestive heart failure is being cared for by a nurse. एक पेशेंट आया है रिसेंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, केयर की जा रही है. व्हाट क्लिनिकल सिम्टम वुड यू सजेस्ट मोस्टली बी प्रेजेंट? यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? स्लो पल्स रेट, वेट बढ़ा हुआ रहेगा, ड्रॉप सिस्टोलिक प्रेशर, रेगुलर WBC वैल्यू. यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और इस टाइम पर बच्चे का वजन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा. क्लियर? जो उसका नॉर्मल वजन रहता है कंपेयर टू दैट उसके जो वजन है क्या है, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज, आफ्टर स्पीकिंग विद द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 शुड असिस्ट द पेरेंट डिटरमाइनिंग विच गोल टू परस्यू. माता पिता को क्या निर्धारित करने में सहायता करनी चाहिए बच्चे की? ऑप्शन में है यहाँ पर, encouraging the child to develop self-care abilities, daily imparting new knowledge to child, encouraging the child to have more flexible behavior restriction या फिर acquiring social skills that are age appropriate. यदि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है तो बच्चे को आपके लिए किस चीज़ के लिए अप्रोच करना है, बढ़ावा देना है कि बच्चा जो उसकी डेली की एक्टिविटीज़ वगैरह है उनके ऊपर फोकस करे, मतलब सेल्फ केयर एबिलिटीज़ पर फोकस करे. नेक्स्ट वन, a nurse is assisting with the delivery of a newborn child in a delivery room. Which of the following does the nurse do after the delivery to prevent heat loss in the newborn baby due to evaporation? बाष्पीकरण के कारण जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनको तुरंत है जो आप कवर करते हैं ताकि हीट लॉस ना हो. अब उस हीट लॉस को बचाने के लिए एज अ नर्स आपको क्या करना है? वार्मिंग द क्रिब पैड, एक्टिवेटिंग द ओवरहीट रेडिएंट वार्मर, क्लोजिंग द रूम डोर, यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट टू ड्राई द इन्फेंट. तो यहाँ पर बच्चे को क्या करना, एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण से होने वाले हाइपोथर्मिया से बचाना है, बच्चे को हीट लॉस प्रिवेंट करना है. तो बच्चे को वार्म ब्लैंकेट में क्या करना है, ड्राई करना है. नेक्स्ट वन, मदर ऑफ बेबी विथ माइलोमेनिंगोसील वंडर्स if her child is likely to have any other defect. The nurse respond based on her understanding that myelomeningocele is associated with which among the following disorder. जब यदि किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स लेके आते हैं तो बच्चे की माँ माइलोमेनिंगोसील के बारे में पूछती है कि इसके साथ कोई और अदर डिफेक्ट तो नहीं है, तो एज अ नर्स आप क्या बताएंगे माइलोमेनिंगोसील को लेके? ओवर अबंडेंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनसाइड द स्कल, usually small head size, lack of the cranial vault from birth, cranial sutures are broken. तो ये आपको माइलोमेनिंगोसील के केस में होगा क्या? जैसे आपने स्पाइना बाइफिडा पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग एक डिफेक्ट है. क्या है? उसी के रिगार्डिंग एक क्या है, डिफेक्ट है. माइलोमेनिंगोसील यदि यहाँ पर हुआ है, क्या है, माइलोमेनिंगोसील हुआ है, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती हैं. अब जब क्लोज नहीं होंगी तो वहाँ पर क्या भरता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरेगा. तो यहाँ पर भी आपको यही बताना है, खोपड़ी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो क्या हो गया है, भर गया है और ज़्यादा हो गया है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन रिलेशन टू द सिकल सेल क्राइसिस? यदि सिकल सेल क्राइसिस वाला पेशेंट है, सिकल सेल क्राइसिस वाला पेशेंट है, एक इमरजेंसी केस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? Dehydration and change metabolism are the causes. Men issue are vascular occlusion and tissue hypoxia. Hypertension will be brought or raised bilirubin level. तो यहाँ पे आपको एज अ नर्स सिकल सेल क्राइसिस का केस है, मेन इशू क्या होगा, वैस्कुलर ऑक्लूजन और टिश्यू हाइपोक्सिया. टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? प्रेगनेंसी में जब बीपी बढ़ता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्लेम्सिया कहेंगे, प्री एक्लेम्सिया कहेंगे. यदि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का केस है, पहले बीपी नहीं बढ़ता था और प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कौन से यहाँ पर क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि पता चले कि ये बढ़ रहा है कि ये सिचुएशनल है, डर के कारण तो नहीं हो रहा. 20 वीक जेस्टेशन, 2 consecutive BP measurement of 120/80 of Hg taken 4 hours apart. 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे के ब्रेक से बीपी चेक किया,
20 हफ्ते का जो प्रेगनेंसी टाइम है, ड्यूरेशन है, 20 वीक का जेस्टेशन पीरियड है, बीपी नॉर्मल आया है, 120/80 आया। दूसरे में 20 हफ्ते का पीरियड है, 2 बार बीपी चेक किया, हर 2 घंटे में बीपी 120/80 आया, ये भी ठीक है। आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में 2 बार बीपी चेक किया और हर एक के जो 4 घंटे में ईच टेकन 4 आवर्स अपार्ट और बीपी 140/90 आया। यदि 2 बार बीपी चेक किया 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में और 4 घंटे के बाद चेक किया तब 140/90 आया, मतलब बीपी क्या है, बढ़ा हुआ है। क्या है, बढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है। यहाँ पर ऑप्शन सी में बस क्या है, 2 बार चेक किया, बस दोनों बार रीडिंग 140/90 आई, मतलब बीपी क्या है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो इसका मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, कितने तक, 6 मंथ तक, केवल माँ का दूध, सप्लाइंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इन्फेंट फूड भी नहीं, बिफोर हैंड इंजेस्ट ब्रेड, ये सब कुछ नहीं, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट वन, मदर रिपोर्ट्स माइल्ड रेगुलर एब्डोमिनल क्रैम्स टू द नर्स एट 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, नर्स सस्पेक्ट दैट इट इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को 30 हफ्ते के ड्यूरेशन में, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में, जेस्टेशनल पीरियड में रेगुलर क्रैम्स आते हैं, तो एज अ नर्स से क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑनसेट ऑफ प्री टर्म लेबर, एसिडिटी या एंजाइटी, तो ये क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। एब्डोमिनल क्रैम्स आ रहे हैं, इसको यूट्राइन क्रैम्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर एब्डोमिनल आ रहे हैं, इसको हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं, सॉरी फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं, तो ये क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी? तो एक ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज लेंथ होती है कितनी, 38 से 40 हफ्ते। आफ्टर 42 के बाद पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर हो जाती है, 34 से 36 प्री टर्म में आ जाएगी, 44 जाएगी तो पोस्ट टर्म में जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे बेस्ट फिट हो रहा है वो क्या है, 38 से 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ आयरन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कितने आयरन की ज़रूरत होती है, 400 mg, 1000 mg, 1500 या फिर 1800? प्रेगनेंसी में टोटल आयरन की ज़रूरत होती है तो वो कितनी होगी, 1000 मिलीग्राम, 1000 mg। नेक्स्ट वन, व्हाट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट विद पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड पुअर सोशल एबिलिटीज? अब यहाँ से आपके साइकेट्रिक के क्वेश्चन है कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले मरीज में कौन सा है जो, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पुअर सोशल एबिलिटीज़ वाले में कौन सा है जो मोस्ट सुटेबल ऑब्जेक्ट होगा शॉर्ट टर्म? गेट ओपिनियन फ्रॉम अदर पीपल, डिस्कस सिनेरियो दैट मेक्स यू एंजियस, डिस्कस बोथ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सेल्फ यूटिलाइजेशन, डिटरमाइन पर्सनल फीलिंग दैट इम्पेड सोशल इंट्रैक्शन। तो यदि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कम लोगों से मिलने जुलने वाले लोग हों या फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले हों, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पर्सनल फीलिंग्स के बारे में, उनकी जो भावनाएं हैं उनके लिए आपको क्या करना है, फोकस्ड करना है। नेक्स्ट वन, क्लाइंट्स विद सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर is being cared by a nurse, which of the following something the nurse would anticipate seeing? यदि सीजोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला मरीज है तो एज अ नर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जीबिशनिज्म, इम्पल्सिवनेस, बॉडीली इल्यूजन या फिर रिपीटेटिव बिहेवियर। तो सीजोटाइपल पर्सनालिटी वाले मरीज होते हैं, उनको लगता है कि उनकी बॉडी दूसरों से अच्छी है, वो बेस्ट है, क्या है वो, बेस्ट है। नेक्स्ट वन, In which setting do applied research seek to solve a clinical problem? नैदानिक समस्या को हल करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंसाधन किस सेटिंग में होता है, कंट्रोल, लैबोरेटरी, नेचुरल, सिमुलेटेड, नकली? तो रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है क्या, नेचुरली, क्या है, नेचुरल। One registered nurse may be in charge of medication administration, another of admission and discharge, while nursing attendants change linen, provide hygiene care or simple procedure for which they have been trained. What the name of the nursing practice model? यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रैक्टिस मॉडल की बात की गई है, जिसमें एक नर्स क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की इंचार्ज, दूसरी एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए है,
और जो अदर है वो प्रॉपर केयर करने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। तो ये कौन सा मॉडल है? टीम नर्सिंग, प्राइमरी, टोटल पेशेंट केयर या फिर फंक्शनल नर्सिंग। तो यह है फंक्शनल नर्सिंग। क्या है? यह है फंक्शनल नर्सिंग, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, देयर आर सेवरल मॉडल्स फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर शेयर्ड बाय ऑल सिस्टम। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो यहाँ पर कौन सा है जो एक विशेषता है, फीचर है इन चीज़ों का कि ये इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है। ओनली प्रोवाइड सिलेक्टिव केयर, डिलीवर अ होल कंटिन्यूम ऑफ केयर, ओनली ट्रीट पेशेंट इन द हॉस्पिटल या फिर ओनली प्रोवाइड केयर इन द प्राइमरी केयर सेटिंग। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है कि सभी तरीके की केयर अवेलेबल की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखें। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, और इसमें पूरी केयर दी जाएगी। नेक्स्ट वन, benchmarking and quality management are two strategies for raising the standard of care. Which of the following best describe the main difference between these two strategies? तो बेंचमार्किंग और क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों स्ट्रेटजी हैं केयर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इनमें से क्या है जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताती है। आउट पेशेंट सेटिंग इज नॉट कंड्यूसिव टू क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एक मेन डिफरेंस क्या होगा कि आउट पेशेंट यहाँ पर होता है क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। बेंचमार्किंग कंपेयर रिजल्ट अक्रॉस न्यूमेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड डिसिप्लिन। बेंचमार्किंग हमने किस में पढ़ा है? अपने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि किसी चीज़ के बारे में यदि हमें प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करना हो, मतलब दो चीज़ें आप लेके देखिए कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, वो चीज़ बेंचमार्किंग में सबसे बेस्ट तरीके से पता चलेगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यदि बात की जाए तो क्या होगी? बेंचमार्किंग। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल डाइवर्सिटी पॉजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू नर्स मैनेजर। तो कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण एज अ नर्स मैनेजर को किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? देयर इज शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, स्टाफ नर्सेज आर नॉट थॉट टू बी सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेज, 80% of nurses as member of one or more minority groups, patient population and the nursing staff both exhibit an increase in cultural diversity। तो यहाँ पर चैलेंज क्या होता है एक नर्स मैनेजर को? कल्चरल डाइवर्सिटी का। ये चीज़ देखने को मिलेगा इन केस जैसे मैं साउथ इंडिया में हूँ या नॉर्थ इंडिया में कोई भी है, तो जो लैंग्वेज है वहाँ का कल्चर है उस चीज़ का असर पड़ता ही पड़ता है। पेशेंट अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा? The patient population and the nursing staff both exhibit an increase in cultural diversity। Clear है? Next one, which of the following is a major driving force behind healthcare policy changes? तो healthcare policies को बदलने के लिए क्या है जो एक चेंज करने के पीछे जो एक क्या है जो मेजर और बड़ा बदलाव है? न्यू टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, इमर्जिंग रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर या फिर एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर। तो यहाँ पर पैसे है जो अच्छी केयर आपको चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अच्छा पैसा जमा कीजिए, वही है यहाँ पर एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट न्यू ऑब्स्टेकल टू हेल्थ केयर रिफॉर्म। तो हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? डिक्रीज इन इमिग्रेशन, नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज, बायो टेररिज्म या फिर इंक्रीज सर्जिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर ये हो गया बायो टेररिज्म। क्या होगा? बायो टेररिज्म। नेक्स्ट वन, एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सच एज इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड हैज़ एनेबल्ड द नर्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में जैसे इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सभी चीज़ों का रिकॉर्ड एक ही जगह होना, एकीकृत रिकॉर्ड होना। तो ये क्या करेगा? स्किप द नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट स्टेप, परचेस मेडिकेशन, कलेक्ट ब्लड सैंपल एंड मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के तहत कौन सी चीज़ें हैं जो इजी हो गई हैं? तो वो होता है पूरे वाइटल्स को एक ही बार में पेशेंट में मॉनिटर करना। तो क्या होगा? मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। ये हमें है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिला है। नेक्स्ट वन, नर्स मैनेजर है चेंज द नर्सिंग डिलीवरी सिस्टम मेथड फ्रॉम फंक्शनल टू टी। एक नर्स मैनेजर है जो डिलीवरी सिस्टम के तरीके को
एज अ फंक्शनल टीम नर्सिंग के तौर पे क्या करना चाहती है, बदल रही है। तो यहाँ पर एक नर्सिंग असिस्टेंट है, क्या है, एक नर्सिंग असिस्टेंट है। तो जो चेंज किए गए हैं उसको अपने हिसाब से अपनाने के लिए क्या चीज़ करेगा, वो किस तरीके से डील करेगा इस चीज़ के साथ। ऑप्शन में इग्नोर द रेसिस्टेंस, जो भी बदलाव वगैरह हुए हैं उनको क्या करना, इग्नोर करना। या फिर अप्लाई प्रेशर ऑन द नर्सिंग असिस्टेंट, सेट अप अ सिस्टम ऑफ इनकरेजिंग रिवॉर्ड्स फॉर द नर्सिंग असिस्टेंट, कन्फ्रंट द नर्सिंग असिस्टेंट इन ऑर्डर टू इनकरेज द वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग अबाउट द चेंज। तो यदि यहाँ पर कोई नर्स मैनेजर किसी नर्सिंग असिस्टेंट को, मान लीजिए आपकी जूनियर नर्स को आप ऐसा टास्क दे दें जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और वो काम ना करे, अवॉइड करने की कोशिश करे, बेटर देन है कि एज एक नर्स असिस्टेंट है जो क्या करे, जो आपको क्या करना, कन्फ्रंट करने की कोशिश करना और उसको इनकरेज करना है कि जो भी उसको प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो उसको बताएं। क्लियर? इग्नोर करेंगे तो और जॉब जाने की दिक्कत हो जाएगी, प्रेशर डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द CNA एंड द नर्स मैनेजर आर डिस्कसिंग द CNA's टाइम मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ नर्स मैनेजर हु ऑल्सो सर्व्स एज कोच। तो यहाँ पर CNA और एक नर्स मैनेजर है, क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही तरीके से है जो क्या होगा, योर प्रमोट रिस्पॉन्स टू द कॉल लाइट फॉर पेशेंट एक्सेप्शनल, योर अपीयरेंस इज रेयरली बिजनेस लाइक, यू मस्ट टेक द वाइटल साइन प्रॉम्प्टली टू अवॉइड पनिशमेंट, यू नेवर प्रोवाइड ब्लड शुगर लेवल इन द मॉर्निंग टाइम। तो यहाँ पर नर्स मैनेजर है जो ऐसा कोच की तरह भी काम कर रही है, तो वो क्या होगा, योर प्रमोट मरीजों के लिए कॉल लाइट के लिए आपकी त्वरित प्रतिक्रिया असाधारण है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट वुड अ नर्स से वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग अबाउट अडॉप्टिंग अ प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल। प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा, कस्टमर एक्सप्रेस मोर हैप्पीनेस, compared to other model it is more expensive to implement, care continuity is improvement, having a ladder is widely regarded। तो यहाँ पर प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो केयर है, क्या है, केयर है कंटिन्यूस दी जाती है, क्या है, कंटिन्यूस केयर है जो प्रोवाइड की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन वुड बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ अ नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे। तो यहाँ पर नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे के लिए क्या बेनिफिट होगा, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर, अननोन कॉज ऑफ फीवर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पर कहा है नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे के उपयोग में निम्नलिखित में कौन सी चिकित्सीय स्थिति में लाभ होगा नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे के तहत, तो वो होगी यहाँ पर क्या, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्या होगा, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। यहाँ पर एज अ नर्स आप एक प्रॉपर केयर है जो करनी पड़ेगी। स्टाफ नर्स इज असिस्टिंग अ पेशेंट हु इन क्रिटिकल एजुकेशनल पाथवे इन अ प्रिपरेशन फॉर होम केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुड द नर्स प्रायोरिटाइज। एज अ नर्स आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी यदि किसी पर्सन को घर पर है जो भेजा जा रहा है होम केयर के लिए, आप उसको बताने वाले हैं। वाइटल साइन आर बीइंग टेकन, responding to the client's inquiry, evaluating client instruction, going over the information with the client and his family। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी कि जब पर्सन को घर पे है जो क्या किया, डिस्चार्ज करके भेजा जा रहा है, तो आप उसको घर पे किस तरीके की केयर करना है, क्या करना है, आपको सब चीज़ें आपको पेशेंट को और उसकी फैमिली को क्या करना है, ब्रीफली है जो समझा के आनी है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म लोगोस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। लोगस का मतलब क्या होता है, साइंस, सोशल, सोसाइटी या कंपेनियन, सबको पता है। लॉजी जुड़ जाए मतलब स्टडी और साइंस, क्या है, साइंस। नेक्स्ट इज ये देखिए, ये भी जो 75 क्वेश्चन है हमारी नर्सिंग के आते हैं, 25 नॉन नर्सिंग के, तो ये भी हमारा नर्सिंग का ही पेपर है जिसको हमें जो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जिन भी लोगों ने अभी तक ग्रुप 5 के पेपर ले लिए हों और उनके जो 3 पेपर 2023 के प्रॉपर प्रिंट में ना रहे हों, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना।
उनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। और जो भी नए लोग जो PDF लेना चाहते हैं उनको PDFs अवेलेबल हैं। ये पेपर तो ओनली 2023 के, बट इसके पहले पेपर हुए हैं। एक बार पेपर लीक हो गया था, उसके बाद पेपर हुए थे, तो वो सब पेपर आपको अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। और जो भी लोग बुक्स लेना चाहते हैं, बुक पर अभी बम्पर डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है, तो आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।